मैं जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, वो है मनी क्रिएशन। कौन सा बेटा? मनी क्रिएशन समझाने जा रहा हूं। मनी क्रिएशन को समझने से पूर्व मेरे बच्चों कुछ चीजें हमें एज्यूम करनी पड़ेंगी, हमें माननी पड़ेंगी, ताकि इसको समझना भी और इसको समझाना भी दोनों सरल हो जाए, आसान हो जाए। बेटे सबसे पहली बात तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो बैंक होता है, बैंक में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट अमाउंट का सारा तो विड्रॉल लोग करते ही नहीं है ना, या सारा विड्रॉल कर लेते हैं? मेरे बच्चों बताओ कितना विड्रॉल होता है? डिपॉजिट अमाउंट का जो विड्रॉल होने वाला अमाउंट होता है बेटे, तो जो डिपॉजिट करने वाला डिपॉजिट जो किया जाता है अमाउंट, उस अमाउंट का अप्रोक्सीमेट 10%, 15%, 20% ही विड्रॉल कराते हैं लोग। बाकी डिपॉजिट करा के बैंक में छोड़ देते हैं उस अमाउंट। अब बैंक उस अमाउंट को जो लोगों द्वारा डिपॉजिट किया जाता है और बैंक में रह जाता है, बैंक उस अमाउंट को यूज करता है आपकी अर्थव्यवस्था में मनी का क्रिएशन करने के लिए। क्रेडिट क्रिएट करके मनी क्रिएशन करता है बैंक। तो इस प्रोसेस को समझाने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। वो बातें हमें क्या समझनी है? सबसे पहला पॉइंट, आपको दो जमाओं के बारे में जानना है। पहली जमा कौन सी है? पहली जमा है इनिशियल डिपॉजिट। कौन सी बेटे? इनिशियल डिपॉजिट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक जमाएं। कौन सी जमाएं कहते हैं हिंदी में? एक तो इसके बारे में हमें जानना है, ये कौन सी जमा होती है बेटा? ये वो जमा होती है जब कोई एक व्यक्ति बैंक में कैश डिपॉजिट करने आता है। क्या डिपॉजिट करने आता है? शाबाश। जब कोई एक व्यक्ति बैंक में क्या डिपॉजिट करने आता है, तो बैंक में किसी एक व्यक्ति के द्वारा कैश का जमा कराना क्या कहलाएगा? प्रारंभिक जमा कहलाएगा, इनिशियल डिपॉजिट। दूसरी डिपॉजिट होती है सेकेंडरी डिपॉजिट। फैजान, अगर लिखने से ज्यादा सुनने पे ध्यान दोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? सेकेंडरी डिपॉजिट, ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं गौण जमाएं। हिंदी में क्या कहते हैं? गौण जमाएं। हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, सर इस बात को दोबारा बता दो। ये गौण जमाएं सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होती हैं? इनका एक नाम और होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट का एक नाम और होता है। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर आओ। इनिशियल डिपॉजिट है, बैंक में पैसा जमा करा दिया, आप जनता हो, फैजान ने पैसा मेरे पास कैश डिपॉजिट करा दिया, मैं बैंक हूं, मैं क्या करूंगा? मैं कुछ अमाउंट अपने पास रोकूंगा। मैंने माना 10% अपने पास रोकूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे पास बचा है अब इसको तो यूज करूंगा। इसको यूज करने के लिए बैंक क्या करता है? ये लोन ऑफर करता है, अर्थव्यवस्था में लोन का ऑफर करता है। अब लोग जब लोन लेने आएंगे, मुझे एक बात बताओ, आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर हमें यह बात भी एज्यूम करनी होगी कि सिंगल बैंकिंग सिस्टम है, यानी आपकी अर्थव्यवस्था में एक ही बैंक है। मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम भी होता है, लेकिन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम को समझाने से पहले सिंगल बैंकिंग सिस्टम समझ लें। और आपके सिलेबस में है भी सिंगल बैंकिंग सिस्टम वाला। जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे आप मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम। तो ये समझ लो एक ही बैंक है बस, जो है ये बस जो तुम्हारे सामने खड़ा ये एक बैंक है। आपने कैश भी जमा यहाँ कराया, आपको लोन भी यही देगा। तो मैं जो लोन आपको दूंगा ना, ये कैश नहीं थमाऊंगा, लो जी लो लोन नहीं, या तो आपका अकाउंट खोल के उसमें डिपॉजिट करूंगा या आपको चेक बना के दे दूंगा। सिराज भाई, मैंने आपको लोन का चेक बनाकर दे दिया, ये चेक जो है डिपॉजिट होगा कहां पर? बैंक में। ये चेक बैंक में डिपॉजिट होगा, और जैसे ही आपका चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो जो लोन मैंने आपको दिया था ना चेक के रूप में, वो मेरे पास अब सेकेंडरी जमा के रूप में आ जाएगा। वो मेरे पास कौन सी जमा कहलाएगा? कैश जमा कराया, इनिशियल डिपॉजिट, मैंने आपको लोन दे दिया, एक चेक बना कर दिया, वो चेक मेरे बैंक में जमा हुआ, वो कौन सी डिपॉजिट कहलाएगा?
सेकेंडरी डिपॉजिट का एक नाम और होता है, शिवम बेटे लिखो मत, सेकेंडरी डिपॉजिट का एक नाम और होता है डेरिवेटिव डिपॉजिट। कौन सी? मेरे बच्चों में तुम्हें एक बात बता दूं, जब ये सारी बातें, छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटी टर्मिनोलॉजी आपको पता होती है, तभी एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी का पता होना जरूरी होता है। क्या कोई भवन बिना ईंट और गारे के बन सकता है? तो ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट इस टर्मिनोलॉजी के बिना नहीं बन सकता। सेकेंडरी डिपॉजिट किसे कहते हैं, इनिशियल डिपॉजिट किसे कहते हैं, ये आपको पता नहीं, और चले मनी क्रिएशन समझने, नहीं समझ सकते। तो मनी क्रिएशन को समझने के लिए इस तरह की बातों का पता होना जरूरी है। तो जब मेरे पास कैश जमा हुआ, मैंने आपको चेक दे दिया किसी दूसरे व्यक्ति को, उसने चेक बैंक में दोबारा जमा कराया, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट। ये सेकेंडरी डिपॉजिट का नाम जो डेरिवेटिव डिपॉजिट रखा गया, वो क्यों रखा? अब यहां देखो, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मनी क्रिएशन। तो मनी सप्लाई मनी क्रिएशन से बढ़ जाती है। कभी आपसे बोले कि मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई मतलब स्टॉक ऑफ करेंसी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, समय के एक निश्चित बिंदु पे जो करेंसी का स्टॉक होता है वो एक अर्थव्यवस्था की मुद्रा पूर्ति कहलाती है। और करेंसी का स्टॉक तो आरबीआई द्वारा नए नोटों को छाप कर किया जाता है। तो कमर्शियल बैंक तो नोटों को छापता नहीं है, तो मनी सप्लाई बढ़ा भी नहीं सकता। बेटा मनी क्रिएशन के माध्यम से कमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई बढ़ाता है। तो अब मैं आपको ये प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। आपने अगर ये समझ लिया, प्रारंभिक डिपॉजिट आया, उसे हमने इनिशियल डिपॉजिट कहा, इसमें से हमने जो रेशो अलग निकालना होता है हमने उसको सेपरेट किया, बाकी बचे हुए अमाउंट को हमने लोन दे दिया। लोन जो दिया वो चेक की शक्ल में दिया, चेक दोबारा से हमारे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, वो सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाता है। फिर इस सेकेंडरी डिपॉजिट में आने के बाद फिर इसका हम अमाउंट निकालेंगे, फिर बाकी बचे हुए अमाउंट को फिर लोन दे देंगे, वो लोन दोबारा हमारे बैंक में जमा हो जाएगा। इस तरह फिर हमारे यहाँ पर जो है करेंसी का सप्लाई बढ़ने लग जाएगी। तो इस प्रोसेस को मैं एक टेबल के माध्यम से तुम्हें समझाता हूँ। जब आप इस पूरे प्रोसेस को पढ़ लोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपसे कहा है ना, बुक में एक बार जरूर पढ़ना, आपको एकदम सब कुछ समझ आ जाएगा। हमारे पास जो इनिशियल डिपॉजिट आया, हमने माना वो 10,000 रुपये आया। 10,000 है, 10,000 रुपये हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट कैश आया। और बैंक को जो रेशो निकालना है, जिसको कहा जाता है LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, नहीं लीगल रिजर्व रेशो। क्या कहा जाता है? लीगल रिजर्व रेशो, या कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। ये हमने माना हम 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 10%। हर डिपॉजिट का 10% रेशो अलग कर देंगे, बाकी बचे हुए अमाउंट को लोन दे देंगे। अब इसको इस तरह एक टेबल की शक्ल में यहां लिख दिया हमने राउंड। क्या लिख दिया? यहां लिख दिया हमने डिपॉजिट। ठीक है, डिपो में ई भी आएगा। हाँ सर। ओके, ऊपर लिखा हुआ, यहां पर आ गया लोन, यहाँ आ गया LRR। लो जी, मैंने CRR भी। देखो मेरे बच्चों, राउंड फर्स्ट, ये है आपका इनिशियल डिपॉजिट। क्या है बेटे? इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000 का कितना परसेंट निकालेंगे अलग हम? हमने 10% निकाल दिया, बाकी अमाउंट कितना बचा? क्या करेंगे अब्दुल रहमान? लोन दे दिया। कितना? इस 9,000 का लोन किस शक्ल में दिया होगा? चेक कहां पर डिपॉजिट हो जाएगा? तो सेकंड स्टेप पर हमारे पास सेकेंडरी डिपॉजिट आएगा, नहीं आएगा? कितना अमाउंट आएगा? आपको पता है आपकी अर्थव्यवस्था में बैंक के अंदर डिपॉजिट कितना हो गया? पहले कितना था, अब कितना हो गया? 19,000 मनी सप्लाई हो गई। 19,000 मनी सप्लाई हो गई है। अब इस 9,000 का क्या करेंगे हम? 10% निकालेंगे। कितना होगा 10%? 900। बाकी अमाउंट कितना बचा? 8,100। ये लोन दे देंगे।
ये लोन किस शक्ल में दिया जाएगा? तो थर्ड स्टेप पर फिर हमने 8,100 का क्या दे दिया? लोन। अब इसका 10% कितना बैठेगा? 810। अमाउंट कितना बचा? 7290। कितना बचा? और ये प्रोसेस बेटे चलता रहेगा आपका। पता है कब तक चलता रहेगा? जब तक कि एक्स्ट्रा अमाउंट जीरो ना हो जाए या एलआरआर पूरा 100% तक ना निकल जाए। मैं बताऊंगा इसका क्या प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो जब तक कि आपका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या ना हो जाए, जीरो। अब सवाल ये आता है मेरे बच्चों, टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए हमारे पास? बच्चे क्या करते हैं? 10,000, 19,000, 27,100 फुल। बेटा एग्जामिनर घर पे आएगा, उनसे बोलेगा बेटे ये ना तेरा पेपर। बेटे ये आगे तक भी तो जा रहा है। टोटल डिपॉजिट कितना होगा? उसके लिए हम पता क्या देखते हैं? टोटल डिपॉजिट जो इन्फ्लुएंस होता है, जो प्रभावित होता है, वो इससे होता है। किससे होता है? आओ चलो निकालते हैं टोटल डिपॉजिट्स। क्या निकालते हैं? और टोटल डिपॉजिट्स का मतलब है टोटल मनी क्रिएशन। कितना मनी क्रिएट कर दिया आपने अपनी इकोनॉमी के अंदर? ये क्रिएशन तो चल रहा है भाई। 10,000 से कितना कर दिया? 19 से कितना कर दिया? 27 से और कितना कर दिया? बढ़ता चला जाए मनी। टोटल मनी क्रिएशन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? उसका एक फॉर्मूला है बड़ा प्यारा सा। इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर दो 1/LRR से। इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई कर दो 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 10,000 और 1/LRR कितना परसेंट है? तो 10% लिख दो। जब तक यहां पर परसेंट का साइन लगा रहेगा तब तक ये सोल्व भी ना होने का। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें 10,000 इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 100 से। और बचपन से आपने एक रूल पढ़ा होगा, ऊपर नीचे। बेटे क्या ये बचपन में पढ़ा था आपने? ये तो बाद में पढ़ा है। पढ़ा नहीं है, तुमने देखा है। वो देख शिवम सारी खोल रहा है। अबे रियल में है। आप ये चला जाएगा ऊपर, वो रह जाएगा नीचे। 100/10। समझ गए बेटे? अब 10,000 0 से 0 कट गया, बचा क्या रह गया? अब 10 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? तो यहां पर कितना आ गया? तो ये आपका टोटल मनी क्रिएशन है 1 लाख। अब लोन अमाउंट कितना बैठेगा भाई? जब तुम हर जगह 10% निकालते जा रहे हो तो टोटल भी तो 10% निकलेगा। कितना आ जाएगा? 1,000, 10,000 और बचा कितना रह गया मेरे बच्चों? 90,000। ये पूरा प्रोसेस है आपका मनी क्रिएशन का। जी बेटा इस पे क्यों रख रहा है तू? डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करते हम तो 1 लाख आ जाता। सुनो भाई, असल में जब क्लास में किसी बच्चे के मन में कोई भी संदेह पैदा हो, अब जैसे हमारे ये कोइंसिडेंट है बेटे कि यहाँ पे 10 आ रहा है, कहा गया ये, तो इस 10 को देखकर बच्चे के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि डायरेक्ट ही 10 से मल्टीप्लाई कर देते। मेरे बच्चे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 20% है, तो क्या फिर 20 से मल्टीप्लाई कर देते? करके देख लेते हैं। करके भाई बच्चों के मन में ये भी तो आ सकता है, आओ करके देख लेते। तुम्हारे मन में सही बात आई तुम्हारे हिसाब से। अब मैं यह बता दूं, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1/LRR। ठीक है, कितना है? 1/ कितना परसेंट? डायरेक्ट 100 लगा दूं। अब बेटा आपको पता है 100 हमेशा ऊपर जाता है और नीचे छोटी रकम में जाती है। जरा इधर देख बेटे में अच्छे, 20 ही कम, 20 पंजे, अरे अब तो 5 आ गया यार। सुनो यहां पर एक बात क्लियर हो गई, 50,000
यहां पर एक बात तुम्हारे सामने क्लियर हो गई कि अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि LRR बढ़ाने पर मनी क्रिएशन बढ़ता है या घटता है, तो आप बता सकते हो कि LRR जब कितना परसेंट किया तो मनी क्रिएशन कितना हो गया, और LRR कितना परसेंट था तो मनी क्रिएशन कितना था। तो तुम कह सकते हो कि LRR के बढ़ने पर मनी क्रिएशन घट जाता है और LRR के घटने पर मनी क्रिएशन। सवाल बन गया ना ये, एक बार था। शाबाश, वेरी गुड बेटा, समझ गए ना।